हेलो एवरीवन। हम सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ में हमारा जो पहला वाला एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे एक्ट के बारे में। और दूसरा एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं हम? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और उसका यूनिट 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक्स देखेंगे, बाद में यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एज द नेम इंडिकेट, एज द नेम इंडिकेट, दिस एक्ट रिलेट विथ सेल ऑफ गुड्स। जैसा कि नाम है उसका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो जैसा कि नाम हमको बताता है, ये एक्ट गुड्स के सेल रिलेटेड कुछ तो बात करेगा। ये एक्ट जो है गुड्स के सेल रिलेटेड कुछ तो बात करेगा, बरोबर। अब यहां पे देखो, पहला वर्ड क्या है? सेल। सेल मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब आप एक पर्सन को अपने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो तो आप बोलते हो कि आपने क्या किया है? सेल किया। गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल। कोई भी ऐसा चीज जो कि मूवेबल है, उसको आप गुड्स की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। एक्ट मतलब एनेक्टमेंट या लॉ, और 1930 मतलब ईयर इन विच एक्ट केम इनटू फोर्स। तो ये तो हमारे एक्ट का क्या नाम है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में हमने बात की। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल। एक्ट मतलब एनेक्टमेंट या लॉ। 1930 मतलब ईयर इन विच एक्ट केम इनटू फोर्स, वो साल जब एक्ट एनफोर्स हुआ था, बरोबर। आगे क्या देखे रखा है? देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंप्राइजेस ऑफ। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इसमें 4 पार्ट है। यूनिट 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यूनिट 2, कंडीशंस एंड वारंटीज। यूनिट 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यूनिट 4, अनपेड सेलर। ये 4 पार्ट है जो हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। क्या दिया है? गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब देखो, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विद सेल्स ऑफ गुड्स है, उसके बारे में बात करता था। फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिलेटेड प्रोविजंस थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिए और उन्होंने एक नया एक्ट बनाया बाय द नेम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बाय द नेम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और वो सारे प्रोविजन इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उन्होंने इंसर्ट किए, और वो एक्ट 1930 से एनफोर्स्ड है, चल रहा है। फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें से उन्होंने वर्ड इंडियन को डिलीट कर दिया। तो एक्ट का नाम क्या हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बरोबर। इंडियन नाम इसीलिए डिलीट किया रहेगा क्योंकि भाई सेल ऑफ गुड्स जो है, ऐसा थोड़ी ही इंडिया में होगा, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। तो बाहर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, बरोबर, कोई इंडियन पर्सन किसी बाहर वाले से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, तो शायद उन सिचुएशंस को कवर करने के लिए उन्होंने इंडियन वर्ड को वहां से हटा दिया, बरोबर। क्या दिया है देखो इन्होंने, the law relating to this statute was contained in chapter 7 of Indian Contract Act 1872। पहले किसमें था ये? चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। subsequently subsequently it was separated
with the Indian Sales of Goods Bill, which received its assent on 15th March 1930. Assent कब मिला? 15th March 1930 को. It came into force on 1st of July 1930 और ये एनफोर्स कब हुआ? 1st July 1930 को as Indian Sales of Goods Act 1930. In due course, the word Indian was omitted by Indian Sales of Goods Act, Indian Sales of Goods Amendment Act 1963. Amendment Act मतलब जब किसी लॉ में कुछ चेंजेस करना होता है, अमेंडमेंट करना होता है, तो उसका एक अलग अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस अमेंडमेंट को मेन एक्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है. इन ड्यू कोर्स द वर्ड इंडियन वाज ओमिटेड बाय इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स अमेंडमेंट एक्ट 1963 एंड इट बिकेम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. अब ये जो एक्ट है ये बेसिकली डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से. मतलब पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन रिलेशन टू गुड्स किया है, तो उससे ये एक्ट डील करता है. बरोबर. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के जो स्पेसिफिक प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है, बरोबर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिए गए हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे. पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा. वापस बोलता हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एक्सक्लूसिव एक्ट विच हैज बीन एनेक्टेड टू डील विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में भी कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो शायद एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो वहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा. और अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के रिलेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विल प्रिवेल इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स. बरोबर, क्लियर है. और जब मैं बात करता हूं गुड्स की, बाय गुड्स आई मीन ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. जो चीज मूवेबल है वही यहाँ पे गुड्स की कैटेगरी में आएगा और उसी के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में ये एक्ट बात करेगा. मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल अगर होता है, बरोबर, तो उससे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील नहीं करता है. बरोबर, उससे टोपा डील करता है. बरोबर. और यहाँ पे स्पेसिफिकली सेल की बात हो रही है, प्लेज या मॉर्गेज की बात नहीं हो रही. बरोबर. क्या दिया है देखो इन्होंने, दिस एक्ट ले डाउन स्पेशल प्रोविजन governing the contract of sale of goods, but it does not altogether render general provisions, render the general law of contract inapplicable. अब इवन दो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. The provision of contract act insofar as they are not inconsistent, मतलब contrary, with the express provision of sales of goods act shall apply to contract of sale of goods. Example, provision regarding capacity to contract, legality of contract, etc. मतलब जहाँ पे प्रोविजन कॉन्ट्ररी नहीं है वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई किया जा सकता है. और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसका प्रोविजन नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अप्लाई किया जाएगा. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन अप्लाई किया जाए. आगे क्या दिया है इन्होंने, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विद सेल बट नॉट मॉर्गेज और प्लेज. मतलब गिरवी रखने का कोई ट्रांजेक्शन है तो उससे ये डील नहीं करेगा. विच कम्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उनसे टोपा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है. और गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल, वही दिया आगे इन्होंने. सेकेंडली, द एक्ट डील विद गुड्स बट नॉट विद मूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट विद ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब गुड्स मूवेबल होगा लेकिन हर मूवेबल इमूवेबल से तो डील करेगा ही नहीं और हर मूवेबल से भी डील नहीं करेगा. मतलब बहुत सारी ऐसी मूवेबल चीजें हैं जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में. Provision relating to sale of immovable property and transfer of actionable claim
आर कंटेन्ड इन टू पार्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बरोबर, मतलब एक चीज यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन ही उस पर अप्लाई होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन इन कॉन्ट्ररी नहीं है तो अप्लाई हो सकते हैं, कॉन्ट्ररी है तो अप्लाई नहीं होंगे। और ऐसे सिचुएशन जहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रोविजन नहीं है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा, लेकिन मूवेबल में भी एक्शनेबल क्लेम और मनी से डील नहीं करेगा, और इमूवेबल से, मॉर्गेज से, प्लस से ये डील नहीं करने वाला। तो अभी हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। जो यूनिट 1 हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब इसमें हम बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका फॉर्म क्या होगा, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर किया जा सकता है। बरोबर, किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिलेशन में एग्रीमेंट के बारे में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा, फिर गुड्स के अलग अलग टाइप्स, फिर पैसा यानी मनी कंसिडरेशन, उसके अलावा जो भी अदर एसेंशियल्स होंगे उनके बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो रेलेवेंट डेफिनेशंस है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो देखने वाले, मतलब ऐसे डेफिनेशन जो हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काम आने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा है, बरोबर, एक भाई साहब खड़े हैं, वो कुछ तो फल बेच रहे हैं, बरोबर। तो भाई साहब थैली में फल डाल के बहन जी को दे रहे हैं, और बहन जी बदले में उनको पैसा दे रही है, बरोबर। भाई साहब फल थैली में डाल के बहन जी को दे रहे हैं, और बहन जी उस फल के बदले भाई साहब को पैसा दे रही है। तो जो भाई साहब है वो कौन है, जो भाई साहब है वो कौन है, सेलर। सेलर। जो बहन जी है वो कौन है, बायर। बायर, बरोबर। तो यहाँ पे जो पहला डेफिनेशन हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सेलर और बायर का। अब देखो बायर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में दिया। बायर मतलब पर्सन, और सेलर का डेफिनेशन सेक्शन 213 में दिया। बायर के लिए क्या दिया, अब बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्रीज टू बाय, मतलब वो पर्सन जो गुड्स खरीद रहा है वो तो बायर की कैटेगरी में आएगा ही, साथ में वो पर्सन भी बायर की कैटेगरी में आएगा जिसने गुड्स खरीदने के लिए एग्री किया, बरोबर। फ्यूचर, एग्री मतलब फ्यूचर में खरीदेगा, ऐसा एग्री किया है। सेलर मतलब अ सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल, जो बेच रहा है वो भी और जो बेचने के लिए एग्री करता है वो भी, बरोबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो वैष्णवी है, बरोबर, वैष्णवी का एक फरसाण का दुकान है, मिठाई का दुकान है, उसमें अलग अलग टाइप के फरसाण और मिठाई रखती है, जलेबी, बासुंदी, फरसाण में समोसा, कचौरी, वड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, एक बार सिद्धि उसकी दुकान के सामने से पास हुई, तो सिद्धि को उसकी दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो खुशबू सूंघते ही सिद्धि को भूख लग गई, तो सिद्धि ने बोला चलो यार कुछ खा लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है एकदम फ्रेश समोसा बन रहा है। तो सिद्धि वैष्णवी की दुकान पे गई और वैष्णवी को बोला कि मुझे आप 2 समोसा दे दीजिए, कितना लगेगा।
वैष्णवी ने बोला 30 रुपया लगेगा। तो यहां पे वैष्णवी उसको 2 समोसा दे देती है सेल, और सिद्धि उसको 30 रुपया दे देती है बाय। मतलब यहाँ पे वैष्णवी क्या कर रही है, सेल कर रही, समोसा दे दिया मतलब सेल हो गया, और सिद्धि ने समोसा ले लिया मतलब परचेज हो गया। तो सिद्धि और वैष्णवी दोनों क्या हो गए, एक तरह से सेलर और बायर, पर्सन हु बाय, पर्सन हु सेल। अब समझो सिद्धि को समोसे बहुत अच्छे लगे, तो सिद्धि ने बोला कि यार ये समोसे तो घर पे ले जाने लायक है, घर पे लेके जाऊंगी, घर वालों को खिलाऊंगी, घर वाले खुश हो जाएंगे। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे 20 समोसे और चाहिए। तो वैष्णवी ने बोला कि भाई 20 समोसे रेडी नहीं है, एक 1 घंटा टाइम जाएगा समोसे बनने को, अगर आप 1 घंटा रुकते हो तो मैं आपको समोसा बना के दे देती हूँ। तो सिद्धि ने बोला ठीक है, आप समोसे बना लीजिए, मेरा दूसरा काम है मार्केट का, तो मैं मेरा वो मार्केट का काम खत्म करके आता हूं। बरोबर। तो यहाँ पे जो सिद्धि है उसने क्या बोला, आप समोसे बना के रखिए, मैं आपसे समोसे खरीदूंगी, एग्रीज टू बाय। और वैसे वैष्णवी ने क्या बोला, आप 1 घंटे में घूम फिर के आ जाइए, अपने मार्केट का काम करके आ जाइए, मैं आपको समोसे दे देता हूं, एग्रीज टू सेल। मतलब बायर में जो खरीद रहा है वो भी, जो खरीदने के लिए एग्री करता है वो भी, सेलर में जो बेच रहा है वो भी, जो बेचने के लिए एग्री कर रहा है वो भी। बरोबर। तो ये हमारे पहले 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है गुड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गुड्स। अब गुड्स जैसा कि मैंने बात किया, गुड्स इज समथिंग विच इज क्या, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको क्या इमेज दिख रहा है, पीपीटी में क्या इमेज दिख रहा है आपको, गुड्स, गुड्स कार्ट, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर बहुत सारे गुड्स पड़े हैं, पाइनएप्पल है, बनाना है, एप्पल है, बरोबर, 1-2 बॉटल्स वगैरह पड़ी है, और आप ट्रॉली में उसको लेके जा रहे हो, मतलब दे आर मूवेबल की इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल। बरोबर। तो गुड्स में कभी भी वो चीज आएगी जो मूवेबल है। बरोबर। आपको घर खरीदना है, तो आप ऐसा बोलोगे चलो इंदिरा कॉलोनी अपन अपनी ट्रक लेके चलते हैं, एक अच्छा सा घर उठाएंगे, ट्रक में डालेंगे, ले आएंगे। पॉसिबल है क्या? हाँ चलो भाई, ये घर है, ये घर उठाया, ट्रॉली में डाला, लेके आ गए। घर इमूवेबल है, घर गुड्स की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो मूवेबल नेचर की है, बरोबर, वो गुड्स की कैटेगरी में आ सकती है। बरोबर। तो पहला चीज आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, गुड्स मतलब कोई भी ऐसा चीज जो मूवेबल है, जो मूवेबल है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मतलब कोई भी चीज मूवेबल है तो गुड्स की कैटेगरी में आएगा, लेकिन एक्शनेबल क्लेम या मनी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? सर यानी जो कोर्ट ने बोला हो कि ये लेना है इससे। बरोबर। पर मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा आपको इमेज क्या दिख रहा है। हथौड़ा, हथौड़ा। मतलब नॉर्मली ऐसा हथौड़ा कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोर्ट में। देखो में। मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई पर्सन बहुत आवाज करते हैं कई बार आपस में, तो कोर्ट बोलता है, जो जज है बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर, तो दिस इज दी हैमर। बरोबर, जो कोर्ट में यूज होता है। और एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसे क्लेम जो आप कोर्ट में एक्शन लेके रिकवर कर सकते हो। समझो मुझे दीप से कुछ पैसा लेना है, दीप दे नहीं रहा है, बोला जाओ नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, तो मैंने बोला आई विल सी यू इन कोर्ट।
बोले कोर्ट में आऊंगा तो भी मैं तो सेम ही रहने वाला हूँ, मैं कौन सा बदलने वाला हूँ, इधर देखो कोर्ट में देखो। मैंने कहा मजाक लग रहा है ना तेरे को, तो मैंने इस पे केस कर दिया, मैंने इस पे केस कर दिया। तो कोर्ट ने इसको बुलाया कि भाई आओ बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं एक्शन ले रहा हूं रिकवरी के लिए। तो कोई भी ऐसा क्लेम जो मैं कोर्ट में एक्शन लेके रिकवर कर सकता हूं इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम। Actionable claim means a claim like a debt which can be enforced by legal action but not otherwise। मतलब लीगली एक्शन लेके जिसको रिकवर कर सकते हो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। बरोबर। फिर सेकंड चीज क्या है इसमें, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। पैसे को आप कभी भी गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, पैसा कभी भी गुड्स नहीं हो सकता, ध्यान में रखो। एंड इंक्लूड्स, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो गुड्स की कैटेगरी में आती है, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता है, मनी नहीं आता है, बरोबर। मतलब बाकी बहुत सारी चीजें जो आती है उसमें क्या देके रखा है इन्होंने, स्टॉक एंड शेयर्स। मतलब अगर आप शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो शेयर या स्टॉक उसको आप गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हो, इट कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब ऐसा कुछ खेत में जो फसल उगी हुई है ना, जो खड़ी फसल है उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन आगे कंडीशन है इसके अंदर, मतलब anything which is movable other than actionable claim and money include stock and shares, growing crops, ग्रास, घास भी गुड्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before sale or under contract of the sale। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स की कैटेगरी में आएगा। वो तो अटैच्ड टू लैंड होता है ना, जमीन में लगा होता है ना पौधा। ग्रास भी गुड्स की कैटेगरी में आएगा, वो भी तो जमीन पे जुड़ा होता है, जमीन में लगा होता है। और कोई भी दूसरी चीज जो जमीन से लगी हुई है, अटैच्ड है, वो गुड्स की कैटेगरी में आएगी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आपने पर्सन से डील किया है कि हम आपको इसको जमीन से शिवर करके देंगे। देखो दिया है, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सिवर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिवर्ड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सिवर्ड, which are agreed to be severed before sale और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होता है सीवर्ड मतलब, ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है फोटो में आपको? लकड़ियाँ। लकड़ियां, देखो ये लकड़ियां है, पीछे जंगल है, पीछे जंगल में पेड़ है, पेड़ क्या है, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, लेकिन उसको हम गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमने उस जंगल वाले से जिसके ये पेड़ है उससे डील की हो कि भाई जब तू मुझे बेचेगा, जब तू मुझे बेचेगा तब तब तू उनको काट के मुझे बेचेगा। शिवर करना मतलब जमीन से अलग करके। तो देखो ये जो पेड़ है ये गुड्स नहीं है, लेकिन जो कटी हुई लकड़ियां है, टिम्बर है, ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो वैसे ही अगर ये घास गुड्स नहीं है, लेकिन घास को आप काट के बेचोगे तो गुड्स आ जाएगा। ये फसल गुड्स नहीं है, लेकिन आप जब बेचोगे, काट के बेचोगे तो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो गुड्स की कैटेगरी में ग्रोइंग क्रॉप्स भी है, ग्रास भी है, और कोई भी दूसरा चीज भी है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बेचने के पहले क्या कर दोगे, काट के दोगे, जमीन से शिवर करके दोगे, तो वो गुड्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बरोबर है, गुड्स का मीनिंग क्लियर है सबको?
गुड्स का मीनिंग क्लियर है सबको? सर वो एक्शनेबल क्लेम से एक बार। एक्शनेबल क्लेम मतलब मैंने कहा ना, मुझे समझो आपसे पैसा लेना है पर आप पैसा दे नहीं रहे हो, बरोबर, तो मैं आपसे एक्शन लेके मेरा पैसा रिकवर कर सकता हूं, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। मतलब जैसे कि आप मेरे डेटर हो तो उनको मैं गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा कोई भी क्लेम जो मैं एक्शन करके रिकवर कर सकता हूं, बरोबर, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। एंड दे आर नेवर कंसिडर्ड एज गुड्स, उनको कभी भी गुड्स की कैटेगरी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? सर हाँ स्टॉक में आया, वैसे फॉरेक्स भी आ जाएगा क्या, जो ट्रेडिंग करते फॉरेक्स के ऊपर, हाँ हाँ, तो वो भी गुड्स के अंदर ही आएगा क्योंकि देखो वो तो एज आप करते हैं। इंडियन रुपी बेचते नहीं हो, यू नेवर सेल इंडियन करेंसी। फॉरेक्स आपका गुड्स हो सकता है लेकिन हर कोई फॉरेक्स नहीं बेच सकता है। जो ऑथोराइज डीलर है वही फॉरेक्स में डील कर सकता है, हर किसी को फॉरेक्स में डील करना अलाउ नहीं है, बरोबर। तो अगर आप फॉरेक्स का ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट कैन बी गुड्स, बरोबर, लेकिन आप फॉरेक्स हमेशा अपने पास रखते रहते हो तो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप उसको रुपए के जैसा वापर रहे हो तो गुड्स की कैटेगरी में नहीं। हाँ, जो फॉरेक्स में डील करते हैं उनकी बात अलग हो जाती है। क्लियर है? और कुछ डाउट है किसी को गुड्स के रिलेशन में? तो एक बार ये गुड्स का जो पार्ट है और बायर सेलर का जो पार्ट है उसको मेमोराइज करो, फिर अपन आगे की बात करेंगे।